वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ रीजनिंग ऑफ कैरियर पावर सिलीगुड़ी। आज हम लोग इस सेशन में रीजनिंग का मिसलेनियस टॉपिक लेकर डील करेंगे, जहाँ पे हम लोग एक रैंकिंग से क्वेश्चन, एक छोटा मोटा पजल भी सॉल्व करेंगे और एक ब्लड रिलेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट्स। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रैंकिंग। अब ये जो पैटर्न का क्वेश्चन है रैंकिंग का, ये आजकल बहुत ही ये अपडेटेड क्वेश्चंस है और आजकल के पेपर्स में आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको कुछ डायरेक्शंस बोल देगा, देन आपको उसके हिसाब से 2-3 क्वेश्चंस पूछेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन क्या बोला है, डायरेक्शंस बोला है आपको कि यहाँ पे 6 kids bought a different number of pencils। 6 आदमी के बारे में बात हो रहा है, किड्स के बारे में बात हो रहा है। X bought more number of pencil than U and Y but not the highest। ठीक, मुझे यहाँ पे रुकना है। आपको सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो, पजल का क्वेश्चन हो, या जहाँ पे ये रैंकिंग का थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही बार में नहीं पढ़ लेना है। आपको एक एक लाइन पढ़ना है और उस एक लाइन का मीनिंग क्या है आपको उसको अपने डायग्राम में, अपने कॉपी में बना लेना है। क्योंकि अगर हम बार बार क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। तो मेरा अप्रोच ये रहेगा, मैंने पहले 2 सेंटेंस पढ़ा और मुझे एक आइडिया हो गया क्या कि 6 आदमी के बारे में बात हो रहा है, और वहां पे सेकंड लाइन में ये बोला था कि X bought more number of pencil than U and Y but not the highest। तो इसके हिसाब से जितना भी इस लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कॉपी में हम वो बना लेंगे, यहाँ पे बोर्ड पे। ठीक है, X bought more number of pencil, X bought more number of pencil than U and Y, U and Y। अब आपको दूसरा केस भी समझना पड़ेगा कि X ज्यादा है, लेकिन U और Y में से कौन ज्यादा है मुझे इस नंबर 2 लाइन पर के समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसको दोनों का केस बना लूंगा। हम मानेंगे ये दोनों केस पॉसिबल है, X U Y। यहाँ पे भी एक बात है, इस सेकेंड लाइन में वो जस्ट इतना बोला था X bought more number of pencil than U and Y but not the highest। अब आपने ये डायग्राम बना लिया। अब इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि X और U के बीच में कोई नहीं रह सकता, X और Y के बीच में कोई नहीं रह सकता। X ऊपर रहना है U और Y से, लेकिन U और Y और X के बीच में 3 का भी गैप हो सकता है, 4 का भी गैप हो सकता है। इमीडिएटली बिलो या इमीडिएटली अबव ऐसा ये यहाँ पे नहीं बोला है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पॉइंट से हम इतना बना सकते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट चीज हम कंफ्यूज कर सकते हैं, वो ये था कि बोला था बट X bought more pencils than U and Y but not the highest। मतलब X सबसे ऊपर कभी नहीं आएगा, X के ऊपर कोई ना कोई 1% तो जरूर होगा, एटलीस्ट 1% जरूर होगा। ठीक है, नाउ थर्ड लाइन, the one who bought the least number of pencils is 5। जो 6 kids था उसमें से जो लास्ट में आएगा उसका जो नंबर ऑफ पेंसिल होगा, जो भी आएगा, सपोज ये आ रहा है, इसका सब नंबर ऑफ पेंसिल क्या होगा 5। या फिर अगर इस केस में अगर मानेंगे हम तो उसका नंबर ऑफ पेंसिल कितना होगा 5। ठीक, वी बॉट मोर पेंसिल देन Z, वी बॉट मोर पेंसिल देन Z। तो मैंने बोला था आपको V Z से ऊपर में आएगा, लेकिन वो ऊपर बहुत तरीके से हो सकता है। V यहाँ पे, Z यहाँ पे हो सकता है, V यहाँ पे, Z इन दोनों के बीच में तब भी हो सकता है। जब तक मुझे क्लियर आइडिया नहीं आएगा, मेरा ये जो फ्रेज डायग्राम बन रहा है उसमें हम उसको नहीं रखेंगे। तो इसको हम साइड में रख लिया कि V और Z के बीच में गैप रहेगा, कुछ नंबर ऑफ गैप रहेगा, मुझे पता नहीं है, मैं डॉटेड करके दिखा दिया, डॉटेड, मुझे पता नहीं है। ठीक, फिर बोला था Y bought more pencil than only W। only 6% में Y सिर्फ W से ज्यादा वो पेंसिल रखना है। दैट मीन्स Y का पोजीशन क्या होगा सेकेंड लास्ट और W का पोजीशन क्या होगा लास्ट। तो जो मेरा एजम्पशन था कि Y यहाँ पे है, गलत था। और जो मेरा यहाँ पे असम्पशन था कि U से भी ऊपर जाएगा Y, वो तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि Y is only having
मच या मोर पेंसिल देन W, तो y का पोजीशन आ जाएगा सेकेंड लास्ट में। अब y अगर सेकेंड लास्ट में है मतलब इसके ऊपर और 4% रहेगा, और 4% रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला था, Z bought 2 पेंसिल लेस देन X। Z X से 2 पेंसिल लेस रखता है अपने पास बट मोर देन U, मतलब Z is less than X but greater than U। यही चीज मुझे करना है। तो मेरा जो फ्रेज डायग्राम था तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा था, तो फिर U और X के बीच में कौन आ जाएगा, Z। X और U के बीच में अगर Z आता है तो मैं बोलूँगा Z और U, ऐसा करिए कुछ। तो अगर एक Z U बच गया है, बाकी कौन है, V। V को Z से ऊपर रखना था तो मैंने रख दिया V को ऊपर, मैंने V को Z से ऊपर रख दिया। ये मेरा अरेंजमेंट बन गया रैंकिंग का। ठीक है, दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ स्टेप करने के बाद मेरे पास ये आंसर रहेगा। ठीक है, ठीक है। नाउ आपसे बोला है अगर Z प्लस W 15 है, W का वैल्यू मुझे पता है 5, तो Z प्लस W अगर 15 है तो अगर W 5 है तो Z 10 बन जाएगा, Z 10 बन जाएगा। अब आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ X, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ X। आपको ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब X Z के ऊपर है तो 8, 9, 10 तो हो ही नहीं सकता। ठीक, रह गया 11 एंड 12। ठीक है, अब देखना यहां पे एक लाइन बोला था Z bought 2 पेंसिल लेस देन X। Z bought 2 पेंसिल लेस देन X, मतलब फिर X का कितना हो जाएगा, 12। तो आपका मेन पर्पस, मेन जो बेसिक काम था वो इस अरेंजमेंट को बनाने का था। उसके बाद आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रहेगा जहां से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज फ्रॉम ब्लड रिलेशन। ये मेनली एक पजल टाइप का ब्लड रिलेशन है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा। आपको उस इंफॉर्मेशन को मतलब बहुत अच्छे से उसको रीड करना है और स्मार्टली रीड करना है, आई मीन, और फिर उसका फैमिली ट्री बनाना है। यही आपका बेसिक जो पर्पस रहेगा वही रहेगा कि फैमिली ट्री बनाना। लेकिन हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही बार में पढ़ लिया, नहीं, हमको एक एक लाइन पढ़ना है। जैसे हम बस पहले इतना पढ़ेंगे कि ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स इन 3 जनरेशन। मुझे बस इतना मालूम चला 7 मेंबर से 3 जनरेशन का मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। फैमिली ट्री में 3 जनरेशन आना जरूरी है। नेक्स्ट, देयर आर 3 मैरिड कपल्स, 3 मैरिड कपल चाहिए। अगर 3 मैरिड कपल होगा तो अपने आप में वो लोग 6 पीपल कवर हो जाएगा। तो एक ही पीपल रहेगा जो अनमैरिड है। अब देखो उसके बारे में बोला है कि एन इज द अनमैरिड वन एंड इज द ओनली सन ऑफ आर। तो मुझे पहला एक कंफर्म स्टेटमेंट मिला कि एन इज द अनमैरिड पर्सन एंड ओनली सन ऑफ आर। ठीक, अब हम थर्ड लाइन नहीं पढ़ेंगे, ये हैबिट आप लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। आपको बस ये देखना है, क्वेश्चन आपके सामने रहता है स्क्रीन पे, आपको ये हैबिट डेवलप करना है जिसके बारे में जिक्र हुआ है ना, आर के बारे में और एन के बारे में, आप ढूंढेंगे उसके बारे में और कहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल सकता है, उससे हम डायग्राम को कंफर्म बना सकते हो। अच्छा, मतलब जो ऐसा हम बनाएंगे कि जो ये पूरा बनाते हुए लास्ट लाइन पे आके इसके बारे में पढ़ेगा, उसका जैसे डायग्राम बनेगा, उसको डायग्राम बनने में जितना टाइम लगेगा, अब अगर लास्ट वाला लाइन में जहाँ पे आर या फिर एन के बारे में जिक्र है वो पहले ही पढ़ लेते हो तो आपका जो डायग्राम है वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा आपके लिए ही। तो आपको ये हैबिट बनाना पड़ेगा कि एक पर्सन जिसके बारे में जिक्र हुआ है उसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में, वो पूरा का पूरा एक ही बार में निपटा लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला है एन के बारे में कि टी इज द ग्रैंडफादर ऑफ एन।
P ग्रैंडफादर है N का, ठीक है। अब मैंने N के बारे में इंफॉर्मेशन ले लिया, R के बारे में कुछ है क्या? है, क्या है? बोला था J and R do not have any sibling। अच्छा, मतलब R का कोई भाई या बहन नहीं आना चाहिए, सेम जनरेशन पे इसका कोई भाई बहन नहीं आना चाहिए। अच्छा, T के बारे में कुछ है क्या? है, बोला है T has 2 sons only। अगर T का 2 सन है और मैं मान रहा हूं कि T इज द फादर ऑफ R, तो R का तो और एक भाई या बहन आएगा, बहन तो नहीं भाई आएगा, क्योंकि T हैज ओनली 2 सन। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक पाबंदी है, बोला है J and R do not have any sibling। दैट मीन्स R का कोई सिबलिंग आ नहीं सकता, लेकिन जितना जैसे मैं डायग्राम बना लो उसके हिसाब से तो R का सिबलिंग आना चाहिए। तो गलती कहाँ पे हो रहा है? ये बहुत एक जनरल कंसेप्शन है कि हम लोग ग्रैंडफादर समझते ही, देखते ही समझ लेते हैं कि फादर की तरफ से आया है, दैट इज पैटर्नल ग्रैंडफादर को हम कंसीडर करते हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो मैटरनल ग्रैंडफादर हो। तो इस क्वेश्चन में जो पैटर्नल ग्रैंडफादर करते हुए मानते हुए चलेगा तो उसका ये डायग्राम ही नहीं बनेगा। आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा T इज द ग्रैंडफादर, ओके फाइन, बट मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से बनाता है डायग्राम, उसके हिसाब से कैसे डायग्राम बनेगा? इतना तो कंफर्म था कि T ग्रैंडफादर होगा एंड N उसका ग्रैंडसन होगा, लेकिन R का भाई बहन नहीं हो सकता, लेकिन T का 2 सन चाहिए। दैट मीन्स T का जो सन है उसके साथ R मैरिड है, क्योंकि R का ओनली सन था N, और R -2, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा उसको तो प्लस ही होना है, क्योंकि T हैज ओनली 2 सन्स। अगर T का ओनली 2 सन है तो उसका और एक भाई भी होगा। अब ये दोनों भाई बहन या भाई भाई है, तो मेरे नोटेशन पे हम उसको दिखाते हैं स्क्वायर करके, और जहाँ पे भी कपल आएगा उसको हम दिखाएंगे डबल एरो से, ठीक है। अब एक्स्ट्रा और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं, ठीक है। अब बोला था G इज द ब्रदर ऑफ U, G ब्रदर है U का। अब मुझे कहाँ पे बनाना है आइडिया नहीं है, लेकिन G ब्रदर होगा U का, मतलब G और U सेम जनरेशन पे आएगा, और G का जेंडर मुझे पता है कि प्लस है, ठीक है। H इज द मदर इन लॉ ऑफ J, H मदर इन लॉ ऑफ J, H माइनस मदर इन लॉ ऑफ J, मतलब J का हस्बैंड या फिर वाइफ जो भी होगा उसका मम्मी होगी H, फिर बोला था T हैज 2 सन्स, उसको मैंने कंसीडर कर लिया था। J and R do not have any sibling, मतलब R का भी कोई सिबलिंग नहीं होना चाहिए और J का भी कोई सिबलिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट T इज द ग्रैंडफादर ऑफ N, जो कि मैंने बना चुका हूँ डायग्राम में, एंड ये भी बोला है U does not have any children, U does not have any children। अब सोचिए अगर मैं U को इस जनरेशन पे लाता हूँ तो उसका चिल्ड्रन होगा, ठीक। U को मैं अगर यहाँ पे लाता हूँ तो उसका भी मुझे चिल्ड्रन दिख रहा है। दैट मीन्स U जो है वो इस पार्ट में बैठा हुआ है कहीं पे, U इस पार्ट में कहीं पे बैठा हुआ है, और G के साथ मेरा U का रिलेशन क्या था? G के साथ U का रिलेशन देखिए, G इज द ब्रदर ऑफ U, G इज द ब्रदर ऑफ U। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं U यहाँ पे, फिर G यहाँ पे, दोनों के दोनों पॉजिटिव, क्योंकि T का 2 सन था, 2 सन मैंने कंसिडर कर लिया। मेरे को और क्या चाहिए? एक पर्सन चाहिए J, जिसका मदर इन लॉ मुझे H को बनाना है। अब H को बनाने के लिए आप समझ सकते हैं कि इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे 3%, 4 और 5% बैठा दिया, और 2% की कमी है। अब एक बोला था कि मुझे 3 मैरिड कपल चाहिए, एक मैरिड कपल बना है, 2 मैरिड कपल और बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स H वाला जो J के ऊपर वाला जनरेशन पे है वो ऐसे मैरिड होगा, 2 मैरिड कपल होगा। J इसके साथ बनाएंगे 3 मैरिड कपल हुआ, 3 जनरेशन बना, 3 मैरिड कपल भी बना और एक अनमैरिड पर्सन बना, और 3 जनरेशन तो पहले ही मैंने सेटिस्फाई कर लिया था। तो ये बनेगा आपका फैमिली ट्री।
अब इस क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट, मेन जो फंडा था, आपको यही समझना था कि हमेशा ग्रैंडफादर को आपको ये मानते हुए नहीं चलना है कि हमेशा पैटर्नल ग्रैंडफादर ही होगा। आपका ये केस जहाँ पे मैटरनल ग्रैंडफादर वाला एक केस होता है उसको भी कंसिडर करना पड़ सकता है। तो अगर ये डायग्राम आपका बन चुका है तो आप क्वेश्चन का मतलब, क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज जे रिलेटेड टू टी। जे क्या है टी का, तो जे टी का यू क्या है सन, और उसका वाइफ था जे, दैट इज डॉटर इन लॉ। जे इज द डॉटर इन लॉ ऑफ टी। तो अगर आपका ये डायग्राम बन चुका है, आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछे फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स था, आप बोल सकते हैं फीमेल मेंबर्स 1 2 3, ठीक। आपको कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसे पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से या फिर पजल से, जो मेनली होगा आपका प्रीलिम्स लेवल का। Come to the third question, that is from chapter of puzzles। जैसे ही आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आरआरबी पीओ 2019 में प्रीलिम्स में आया हुआ है। हम कोशिश करेंगे 2019 में जितना भी पेपर्स हुए हैं, बीट आईपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईपीएस पीओ एंड क्लर्क, उसका जो प्रीलिम्स लेवल का जितना भी पजल सिटिंग अरेंजमेंट आया है उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे इस रीजनिंग का मिसलेनियस सीरीज में। तो पजल का ये आज पहला क्वेश्चन है। ये बहुत मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन है और आरआरबी पीओ में आया हुआ है लास्ट ईयर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पजल का ट्रिक क्या है, पजल को कैसे अप्रोच करना है, सब धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर होगा। और जैसे मैंने बोला, प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस सेशन। यहाँ पे हम लास्ट ईयर में जितने भी एग्जाम हुआ है बैंकिंग में, उसका जितना प्रीलिम्स लेवल का पजल्स आया था, हम पूरा का पूरा कवर करेंगे इस हमारा जो ये सीरीज चल रहा है मिसलेनियस सीरीज ऑफ रीजनिंग, वहाँ पे। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन। बोल रहा है ए अटेंड कोचिंग बिफोर वेडनेसडे, 2 persons अटेंड कोचिंग बिटवीन ए एंड बी। अब ये बस 2 लाइन पढ़ते ही आप लोगों को आइडिया होना चाहिए ये पजल इज व्हाट इज इट ऑल अबाउट। ये पजल में मुझे बस एक पर्सन रहेगा और वो किसी ना किसी दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के बाद चल रहा है वो होगा, ठीक है। अब जब ऐसा पजल्स आता है जहाँ पे दो वेरिएबल हो, एक पर्सन या उसके साथ साथ एक डेट, तो पर्सन और डेट में आपको देखना पड़ेगा कौन सा चीज़ फिक्स्ड है, मतलब कौन से चीज़ के हिसाब से आप बाकी चीज़ों को घुमा सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ पर्सन, कौन सा पर्सन सबसे पहले आया था और कौन सा पर्सन लास्ट में आया है मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर हम डे वाइज शुरू करेंगे तो उसका एक फिक्स पैटर्न है कि संडे से लेकर मंडे तक डे का पैटर्न होगा, या फिर मंडे से लेकर संडे तक डे का एक पैटर्न होगा। तो डे, इस पजल में आपको पहले वो डेज को फिक्स कर लेना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर हम मानते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे, ये फिक्स्ड है। अब यहाँ पे कौन आ रहा है और यहाँ पे कौन आ रहा है वो डिपेंड करेगा मुझे पैटर्न क्या दिया है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप प्रीलिम्स लेवल का जो पजल जितना भी आ रहा है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ के हिसाब से हम बाकी चीज़ को घुमा सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट मेरे लिए क्या है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मेरे लिए है डेज, ये डेज, ठीक है। जैसे पहले बोला था ए अटेंड कोचिंग बिफोर वेडनेसडे, कोई एक दिन में ए कोचिंग अटेंड किया है। तो एक केस में हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए मंडे को ए अटेंड किया है। दूसरा केस में क्या हो सकता है, ट्यूसडे को अटेंड कर सकता है ये। नेक्स्ट, 2 पर्सन अटेंड कोचिंग बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में 2 पर्सन ही आना चाहिए। अब ये वाला केस में 2 पर्सन छोड़ के बी यहाँ पे होगा, ठीक। ये वाला केस में 2 पर्सन छोड़ के बी आपका यहाँ पे आएगा। पजल हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, आपको एटलीस्ट 2 केस बना के चलना है। ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे केस बनाते चलो, नहीं, एटलीस्ट 2 केस आपको बनाना है, ठीक है। फिर बोला है द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड कोचिंग आफ्टर बी वाज द सेम नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड कोचिंग बिफोर जी। बी के बाद जितना होगा
जी के पहले उतना होगा। यही तो बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड कोचिंग आफ्टर बी was the same number of person who attend coaching before G। मतलब B के नीचे जितना पर्सन होगा G के ऊपर उतना पर्सन होगा, यही बोलना चाह रहे हैं। B के नीचे यहाँ पे कितना पर्सन है 3, तो G के ऊपर कितना पर्सन होना चाहिए 3। G के ऊपर 3 होने के लिए G का पोजीशन क्या होना चाहिए था, G का पोजीशन तो यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, तभी जाके उसका ऊपर 3 रहता। That means मेरा जो कंसिडरेशन था ये वाला, ये रॉन्ग कंसिडरेशन था, ये वाला केस से मेरा आंसर नहीं आएगा। फिर क्या बोला था, B के नीचे जितना आएगा 2 आ रहा है, G के ऊपर उतना ही आना चाहिए। मतलब अगर मैं G यहाँ बढ़ा दूंगा तो इसके ऊपर 2 है, तो मेरा जो ये पॉसिबिलिटी मैं लेके चल रहा हूँ ये अभी तक गलत नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं 2% अटेंड कोचिंग बिटवीन E एंड G। E एंड G के बीच में 2% है, E एंड G के बीच में 2% छोड़ दो E। ठीक है, 1% अटेंड कोचिंग बिटवीन C एंड G। C एंड G के बीच में 1%। अब G एक छोड़ के C यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो C को यहाँ पे आना पड़ेगा, G एक छोटे C। ठीक है, D अटेंड द कोचिंग बिफोर F। अब मेरे पास 2 पोजीशन खाली है, D F के पहले आएगा, तो पोजीशन के हिसाब से ऊपर कौन आ सकता है D एंड दिस इज F। ये बन गया आपका अरेंजमेंट। हार्डली आपको ये पजल सॉल्व करने में 1.5 मिनट लगना चाहिए, हार्डली, क्योंकि ये आरआरबी प्योर लेवल का पजल है। तो क्वेश्चन क्या बोला था, हु अटेंड्स कोचिंग ऑन थर्सडे डी अटेंड किया था। तो ये बहुत बेसिक लेवल का पजल था, प्रीलिम्स लेवल का पजल था। आगे चलते हुए हम लोग एसबीआई पीओ में जो प्रीलिम्स में पजल आए हैं नेक्स्ट सेशन में हम वो देखेंगे। ऐसे कंटिन्यू ये सेशन आप देखते रहेंगे तो आपका जो पजल का जो आप परेशान रहते हैं पजल से, तो आपका परेशानी थोड़ा हद तक हम कम कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग कैरियर ट्रिपल एस।